विवेक सिंघानिया का नाम तो सुना है ना तुमने। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हमसे किसी भी चीज़ में कम नहीं है। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ऐसा ही कोई रिश्ता ढूंढ रहे थे, और देखो कितनी आसानी से हमें हमारा मनचाहा रिश्ता मिल भी चुका है। और तुम हो कि इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। वो अपनी जान से प्यारी बेटी की आंखों में आंसू देखकर तड़प उठी थी और उसे समझाने लगी, लेकिन मामा दिल नहीं मानता। वो बेबसी से उंगलियां चटकाते हुए बोली, तो दिल को राजी करो सुमोना। शुरू शुरू में हर लड़की को ऐसा ही लगता है, लेकिन देखना जब शादी हो जाएगी तो तुम्हें सिर्फ अपना पति ही अच्छा लगेगा। लड़का तो तुम पर दिलो जान से फिदा हो गया है। जल्द से जल्द वो लोग शादी करना चाहते हैं। ध्यान रखना सुमोना, अपने मुंह से कोई भी फैसला सुनाने से पहले अपने बाप के बारे में सोच लेना। उनकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पापा विवेक के घर वालों को जबान दे चुके हैं, तो उनकी लाज रख लेना। उसकी माँ उसे सोचने का वक्त देकर चली गई। एक गहरी सांस लेकर वो खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। विवेक को उसने देख रखा था। शानदार पर्सनालिटी का मालिक, उभरता हुआ बिजनेस का दुनिया का सितारा था। उसके जैसे जीवन साथी पाने के लिए लड़कियां 16 सोमवार के व्रत करती थीं। लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करूं? कोई चेहरा था जो उसकी आंखों के पर्दे के सामने लहराया और 2 आंसू टूटकर उसके गालों पर आ गए। ये मोहब्बत भी कितनी बेदर्द होती है ना। इंसान को जीने देती है न मरने देती है। उसने तो सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की थी और उसी के सपने सजाए थे। उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फिर कैसे उसके सपनों को आंखों से नोचकर वो विवेक सिंघानिया की हो जाती। लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए थोड़ी सी कोशिश जरूर करनी चाहिए, वरना बाद में पछतावा होगा कि काश उस वक्त जबान खोल देती तो शायद मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाती। कुछ सोचते हुए वो वापस बेड पर आकर बैठी थी। अंशुल भाटिया, सिर्फ एक वही इंसान था जो मेरी मदद कर सकता है। अंशुल भाटिया उसका पड़ोसी था। इसके साथ साथ सुमोना के पापा और अंशुल के पापा की बहुत गहरी दोस्ती भी थी। घड़ी में समय देखा, रात के 11 बज रहे थे। इस समय अंशुल के पास जाना उसे सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो अब और ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहती थी। दबे कदमों अपने कमरे से निकलकर वो बाहर लॉन में आई थी। लॉन में ही अंशुल के घर का दरवाज़ा खुलता था, जो कभी भी लॉक नहीं होता था। धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंशुल के कमरे में पहुंची तो कमरे में एकदम खामोशी थी। कमरे में कोई नहीं था। उसने बालकनी में देखा, जहां पर भी कोई नहीं था। उदास मन से वो लौट नहीं लगी थी जब उसे ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा, अंशुल बिना शर्ट के ट्राउजर में बाहर आ रहा था। सामने ही खड़ी सुमोना को देखकर उसके दिमाग की नसें गुस्से के मारे फटने लगी थीं। उसे ये लड़की एक आंख नहीं भाती थी। आंखों में गुस्से की लपट लिए वो उसकी ओर बढ़ा था, जो उसे बस आंखें फाड़े देखे जा रही थी। शर्म नाम की तो चीज़ तुम्हारे अंदर है नहीं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैनर्स भी नहीं है, ये मुझे नहीं पता था। रात के 11 बजे जवान लड़के के कमरे में तुम क्या कर रही हो, और यूँ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो जैसे पहले कभी किसी मर्द को नहीं देखा। और अब सुमोना को होश आया था। उसके हैवी मसल्स जो ब्लैक सैंडो में और भी उभर रहे थे। उसने जल्दी से अपना चेहरा मोड़ लिया। सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम था, बस इसीलिए। तो वो ज़रूरी काम दिन में भी हो सकता था ना। और जो भी ज़रूरी काम है तुम अपने माँ बाप को बताओ, उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो वो मुझसे खुद ही आकर बात कर लेंगे। अब निकलो मेरे कमरे से। हाथ से पकड़कर वो उसे कमरे के बाहर कर चुका था और अगले ही पल उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। उम्मीद की एक आखिरी किरण थी, वो भी उसके हाथ से निकल गई। आंसू टूटकर उसके गालों पर बहने लगे। मरे मरे कदमों से वो घर वापस आई थी। आरती जी किचन से पानी का जग भरकर कमरे में लेकर जा रही थीं। सुमोना को बाहर से आते देखा तो एकदम से परेशान हो गई। सुमोना, इतनी रात को कहाँ गई थी बेटा? वो मामा, दिल घबरा रहा था तो बस बाहर लॉन में ताज़ा हवा खा रही थी। अच्छा चलो ठीक है, अब जाओ, जाकर सो जाओ, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर मुड़ने ही लगी थी कि सुमोना की आवाज़ पर एकदम से रुक गई। मामा, मैं शादी के लिए राजी हूँ। अपने आंसुओं को गले में उतारते हुए उसने शादी के लिए रजामंदी दे दी। आरती जी ने पीछे मुड़कर उसके माथे पर प्यार किया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। लेकिन ये तो सुमोना ही जानती थी कि उसके वजूद से उसकी जान निकल चुकी थी। ये फैसला करते हुए, क्या कह रही हो आरती? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
मैं सच कह रही हूँ वीरेंद्र। सुमोना पार्लर में नहीं है, घर भी नहीं आई। मैंने पूरा घर छान मारा। वीरेंद्र जी एकदम कुर्सी पर ढह गए थे। संभालो खुद को वीरेंद्र, संभालो खुद को। सुमोना कहाँ जाएगी? मैं पार्लर में अभी फ़ोन करके पता करता हूँ। सागर जी पार्लर वाली को फ़ोन करने लगे, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो तो यहाँ से आधा घंटा पहले ही निकल चुकी है। पार्लर और घर के बीच का रास्ता सिर्फ 5 मिनट की दूरी का था और सुमोना अभी तक घर नहीं पहुँची थी। मतलब साफ था कि वो भाग चुकी है। उस वक्त तो पूरे खानदान में खलबली मच गई थी। मिस्टर वीरेंद्र वर्मा का दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। ऊपर से उन्हें बेतहाशा गुस्सा भी आ रहा था। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी ये सब कर सकती है। यकीन तो वहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं आ रहा था, लेकिन सुमोना इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी, और वो भी किसी की मोहब्बत में। वो उस वक्त सबकी नज़रें सागर साहब के बड़े बेटे अंशुल भाटिया पर टिकी हुई थीं। उन सबको यकीन था कि कोई और कुछ करे ना करे, लेकिन अंशुल जरूर सुमोना को ढूंढ निकालेगा। अंकल आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा, सुमोना मिल जाएगी। कैसे फिक्र न करूं बेटा, उसकी बारात आने वाली है और ऐसे में वो लड़की घर से गायब हो गई। जानते भी हो ना, लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। अगर उसके ससुराल वालों को जरा भी भनक पड़ गई कि वो घर से गायब हो गई है तो कयामत आ जाएगी। भले उसके बाद वो घर आ भी जाए, हम उसे ढूंढ निकालें, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लोग बारात लेकर आएंगे? इतनी बड़ी बात सुनने के बाद अब तुम ही बताओ कि मैं टेंशन कैसे न करूं। वीरेंद्र जी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे। वो कुछ और भी कहना चाहते थे कि उनके दिल में दर्द की लहर उठी और वो एक तरफ सोफे पर ढेर हो गए। सबको अब उनकी चिंता लग गई थी। प्लीज़ भगवान के लिए वीरेंद्र जी आप खुद को संभालें। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर सुमोना, एक तो जी चाहता है सुमोना मेरे सामने हो और मैं उसका गला घोंट कर मार दूं। कैसे अपने बाप की इज्जत रौंद कर इतना घटिया कदम उठाया। ये सब तुम्हारी दी हुई जिद का नतीजा है आरती जी। आज हमारी बेटी हमारे सर में खाक डालकर चली गई है। कैसी माँ हैं आप उसकी परवरिश ही ना कर सकी। आपको अंदाजा ही ना हो सका कि आपकी बेटी बाहर किसी से आंख मटक्का कर रही है। वीरेंद्र जी की बात पर वहां मौजूद सब लोगों ने अफसोस से सर हिलाया। ये सच था कि सुमोना ने माँ को 2-3 बार दबे दबे शब्दों में इस रिश्ते के लिए मना किया था कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांट डपट कर चुप करवा दिया था। उन्हें लगता था कि शायद डांटने से मामला दब जाएगा और सुमोना की शादी हो जाएगी, वो अपने घर विदा होकर चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो सोचा था वैसा कुछ भी न हुआ, और अब इस बात का नतीजा वो सब लोग भुगत रहे थे। आरती जी भी अब बुरी तरह पछता रही थी कि काश वो ये बात पहले अपने पति को बता देती तो वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेते, पर अब तो उनके हाथ कुछ भी नहीं बचा था सिवाय पछतावे के। अब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकती थीं कि उनकी बेटी टाइम से और खैर खैरियत से घर आ जाए, और ये तो भगवान ही जानता था कि वो इस वक्त कहाँ थी और उसके साथ क्या होने वाला था। वो बेतहाशा भाग रही थी, जितना वो भाग सकती थी वो भाग रही थी। दुल्हन के भारी लहंगे में जो उससे संभाला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की थी और वो जल्दी जल्दी कदम आगे की ओर उठा रही थी। दिल बुरी तरह से घबरा रहा था, आंखों में आंसू भी थे। वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने ये कदम उठा लिया था क्योंकि वो एक ऐसे शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसे वो पसंद ही नहीं करती थी, और उसे सबसे आसान तरीका घर से भागना ही लगा था। वो इतना बड़ा कदम उठा तो चुकी थी, लेकिन अब मंजिल का पता नहीं था और ना रास्तों की जानकारी थी। उस वक्त वो पार्लर में मौजूद थी जब उसके दिमाग में घर से भागने का प्लान बना था, और फिर अपनी मोहब्बत की खातिर वो सब कुछ छोड़कर चली आई थी, और जिसके लिए भागी थी उसको तो पता भी नहीं था। वो भागते भागते बुरी तरह गिरी कि उसके होठों से एक आह निकली थी। उसकी कलाइयों की चूड़ियाँ टूट कर बिखरीं और कुछ टुकड़े उसकी कलाइयों में चुभकर उसकी कलाइयों को जख्मी कर गए थे। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। हे भगवान जी मेरी मदद करो, अगर उनमें से कोई भी मुझ तक पहुंच गया तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। उसे पता था उसने जो इतना खतरनाक कदम उठाया है, अब उसके बाद उसके घर वाले उसे जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे।
सुमोना हिम्मत करके वापस उठी कि तभी उसे अपने पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। हे भगवान जी, कहीं ये कुत्ते अंशुल भाटिया के कुत्ते तो नहीं? अगर वो मुझ तक पहुंच गया तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। वो तो है ही मेरा जानी दुश्मन। वो फौरन हिम्मत करके उठती फिर से भागने लगी कि सुनसान सड़क पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी बिल्कुल उसके पास आकर रुकी थी। वो सहमकर पीछे हटी। गाड़ी से उतरने वाला कोई और नहीं बल्कि अंशुल भाटिया ही था, जिसे देखते ही सुमोना की धड़कनों ने जैसे धड़कने से इनकार कर दिया था। वो अपने कदमों से पीछे की तरफ सरकी, जबकि वो अपने पूरे जलाल से उसकी तरफ बढ़ता लंबे लंबे डग भर रहा था। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, वो पीछे होते हुए तेजी से भागने लगी कि अगले ही पल अंशुल ने उसे बाजू से सख्ती से जकड़कर अपनी ओर मोड़ा। वो बुरी तरह तड़प उठी। उसके साथ आए सब बॉडीगार्ड ने अपना अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया था। छोड़ो मुझे, वो उसकी पकड़ में बुरी तरह छटपटाई थी। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, लेकिन बहुत गलत किया तुमने। तुम्हें क्या लगा तुम भागोगी और मुझसे बच जाओगी? अंशुल की निगाहों में इस वक्त तो जुनूनियन की हद थी। एक ऐसा लावा जो सामने मौजूद इंसान को निगल जाना चाहता था। छोड़े मुझे, मुझे नहीं जाना। वो अपना आप उससे छुड़वा रही थी, जो उसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि वो उसे गाड़ी में पटकता, सुमोना ने उसकी कलाई पर जोर से दांतों से काटा था। वो उसे गाड़ी के साथ जोर से पटक चुका था। सुमोना का सर गाड़ी से बुरी तरह टकराया। दर्द की वजह से उसकी एक तेज चीख निकली थी। अगले ही पल वो उसके दर्द की परवाह किए बिना उसे गाड़ी में धक्का दे गया। वो तड़प उठी। ये तो तय था कि अंशुल सुमोना के मामले में इंतहाई बेदर्द और बहची था। गाड़ी बर्मा हाउस की तरफ भाग रही थी। वो सुमोना के मिल जाने की खबर भी घर में दे चुका था। सब लोगों ने घर में जहां भगवान का धन्यवाद किया था, वहीं अब सबको ये फिक्र सताई जा रही थी कि बारात बिल्कुल दरवाजे पर थी। वो उन्हें क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं लगता वीरेंद्र अब कुछ बचा है। उन लोगों को साफ साफ बता दो, ताकि बाद में सुमोना के लिए वो इनकार कर देंगे। भाई साहब, आरती जी तड़प कर सागर जी से बोली थी, जो कि अंशुल के पिता थे। तो कर दे इनकार, उसके बाद तुम्हारी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। जवाब वीरेंद्र वर्मा जी की तरफ से आया था। तो आरती जी तड़प उठी और होंठ भींच कर रह गई। बारात आ गई, बारात आ गई। अचानक से बाहर शोर उठा तो वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यही वक्त था अपनी इज्जत को नीलाम होने से बचाने का, या फिर इज्जत नीलाम कर देने का। ये आप क्या कह रहे हैं? हम बारात लाए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि बारात वापस ले जाएं? आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई? प्रिया जी ने ठहर ठहर कर बात की थी। सुमोना उनके बेटे विवेक की पसंद थी। पहली नज़र में ही वो उस पर दिल हार बैठा था, और माँ ने बिना कुछ सोचे समझे बेटे की पसंद पर यह रिश्ता तय कर दिया था। आपको मायूसी होगी, अब इसलिए बेहतर है आप लोग चले जाएं। वीरेंद्र साहब झूठ बोलकर बेटी का घर नहीं बसा सकते थे, इसलिए साफ शब्दों में उन्हें इनकार कर दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ और खुलकर कहें। प्रिया जी ने साड़ी का पल्लू संभालते हुए माथे पर बल डाले पूछा। वीरेंद्र जी ने अपने दोस्त सागर जी की तरफ देखा। लड़की घर से भाग गई है, अचानक किसी रिश्तेदार औरत ने पीछे से जवाब दिया तो प्रिया जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में ऐसा ही है? क्या सुमोना सच में? उन्होंने रुक रुक कर अपने शब्दों पर जोर देते हुए पूछा। उन्हें जैसे खुद भी अपनी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उनके सवाल पर वीरेंद्र जी का सर शर्मिंदगी से झुक गया। कितने अफसोस की बात है मिस्टर वर्मा, अगर आपकी बेटी का दिल नहीं था तो आपको हमें बताना चाहिए था ना कि बारात वाले दिन हमें बुलाकर जलील कर देते। आपने हमारी कोई इज्जत नहीं रखी। हमारी भी इज्जत है, कोई रुतबा है। आपने तो सब बर्बाद कर दिया। प्रिया जी को गुस्सा आ गया था। आप लोग जा सकते हैं। वीरेंद्र जी के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने 4 शब्दों में ही अपनी बात खत्म कर दी। आज उनकी बेटी ने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया। इकलौती बेटी थी, हर तरह से उसके नाच नखरे उठाए थे, उसकी हर इच्छा पूरी की थी, जायज़ या नाजायज कभी नहीं देखा। और आज उसी का नतीजा था कि वो उनका सर शर्म से झुकाकर घर से भाग गई। 4 दिन की मोहब्बत को 20 साल की मोहब्बत पर पहल देते हुए वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। लानत है आपकी परवरिश पर, ऐसी औलाद पाली आपने। और मेरा बेटा ही बेवकूफ़ है जो आपकी बद किरदार चरित्रहीन बेटी का दीवाना हो गया था। अब की बार उनकी इज्जत की वो भी धज्जियाँ उड़ा गईं। हो गई आपकी बातें, अब चली जाएं यहाँ से। वीरेंद्र वर्मा के छोटे भाई सुरेश वर्मा ने कहा।
वो अपने भाई की हालत देखते हुए काफ़ी परेशान हुए थे। उनका हाथ लगातार दिल वाली साइड पर था और अपना सीना मसल रहे थे। हाँ हाँ, जा रहे हैं, प्रिया जी भड़क कर बोली थीं। मामा ऐसे कैसे चले जाएं? मैं सुमोना से शादी? चटक। अचानक प्रिया जी का हाथ अपने बेटे पर उठा था। हर तरफ सन्नाटा छा गया। वो लड़की घर से भाग गई है और तुम अभी भी उसे शादी करने का मन बनाकर बैठे हो? पागल हो गए हो तुम। भाग गई है वो अपने किसी यार के साथ, मुंह काला करके, प्रिया जी ने नफरत भरे शब्दों में कहते पूरे बर्मा हाउस के लोगों को देखते हुए जहर उगला। अभी कोई जवाब देता कि उसी वक्त अंशुल भाटिया की गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई और अंशुल गाड़ी से सुमोना की कलाई थामे निकला था। सभी ने यह मंजर देखा। क्या अपनों ने क्या परायों ने। लो आ गई, कर लो शादी इस घर से भागी हुई बदकिरदार लड़की से। लेकिन मैं शादी में शामिल नहीं होंगी। और हाँ, अगर शादी कर भी लो तो इस गंदगी के ढेर को मेरे घर लेकर मत आना। प्रिया जी के शब्दों पर सुमोना, जो अपनी कलाई अंशुल के हाथों में देखकर मचल रही थी, अपने लिए इतने गंदे शब्द सुनती दंग रह गई। हो गई आपकी बकवास। अचानक से अंशुल की गरजदार आवाज वहां गूंजी कि सबकी निगाह शानदार मर्द पर जा टिकी, जिसकी गुस्सीली निगाहें सामने खड़ी प्रिया जी पर थीं। अगर अपनी इज्जत की खैरियत चाहती हैं तो चुपचाप यहाँ से चली जाएं। तुम लोगों की औकात नहीं इस खानदान से रिश्ता जोड़ सको। वो अपने रौब से अभी भी बाहर नहीं निकला था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अंशुल का गुरूर से तना सर नीचे नहीं झुका था। प्रिया जी तंजिया हंसी हंसी थी, जैसे कहना चाह रही हो ये सब कहने की अब तुम्हारी औकात नहीं। मैं सुमोना से शादी करूंगा। वो मेरे लिए अभी भी एकदम पवित्र है। विवेक, जो सुमोना को दुल्हन के रूप में देखते ही बहकने लगा था, बस उस लड़की को हासिल करना चाहता था। भले एक रात के लिए उससे सुकून हासिल करता और उसे बाद में छोड़ देता। और ये इतना सब कुछ होने के बाद तो अब उसके लिए और भी आसान हो गया था। वो उस पर कीचड़ उछाल कर उससे मन भर जाने के बाद उसे छोड़ देता। वहीं खड़े खड़े उसके शैतानी दिमाग में ही प्लान बन चुका था। तुम्हारा दिमाग तो सही है, वो भागी हुई लड़की है और अभी ये लड़का तुम्हारी आंखों के सामने उसे पकड़कर घर लाया है, न जाने किसके साथ रंगरलियां। बस अचानक से अंशुल की आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई। तुम लोग इज्जतदार हो ना, तो जाओ, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। वो सुमोना की कलाई एक हाथ में थामे उनके सामने जाकर खड़ा हुआ था। वो जिसे हमेशा गलत कहती आई थी, उससे लड़ती थी, न जाने कितना कुछ बोलती थी, वही आज उसके लिए स्टैंड ले रहा था। माँ बाप ने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया था। वीरेंद्र जी के दिल में दर्द की टीसें उठ रही थीं। अगर उनकी हिम्मत होती तो उसी वक्त सुमोना के गालों पर थप्पड़ की बारिश शुरू कर देते। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा मामा। मेरे लिए सुमोना आज भी वैसे ही है, एकदम पवित्र। मैं इससे शादी। कौन सी शादी? अंशुल ने कड़वे अंदाज में पूछा तो सबकी नजरें अंशुल पर जा टिकीं, जबकि अंशुल को सिर्फ अपनी जान से ज़्यादा अपने जान से प्यारे अपने पिता समान वीरेंद्र अंकल की फिक्र सता जा रही थी और उनकी खातिर वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला था। ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना, सुमोना वर्मा, अब अंशुल भाटिया की पत्नी बन चुकी है। इसीलिए अब तुम्हारी शक्ल इधर दिखाई न दे। निकलो यहाँ से। अंशुल उसे सीने से जोर से पुश कर गया था कि वो लड़खड़ा गया। ऐसे कैसे? वो बुरी तरह बौखला गया, जबकि उसके झूठ पर जहाँ सुमोना की आंखें खतरनाक हद तक फैली थीं, वीरेंद्र वर्मा और सागर भाटिया के साथ साथ उन सब पर जैसे बम फूट पड़े थे। सुमोना? विवेक तो जैसे नींद से जागा। सुमोना नहीं, सुमोना भाटिया, जो अब मेरी पत्नी है। मेरी इज्जत, अपनी आंखें नीची कर लो और दफा हो जाओ यहाँ से। अंशुल ने उसका गिरेबान थामते हुए गुस्से से उसे गेट की तरफ धक्का दिया। सबने ये मंजर दहलते दिल से देखा था। वो लोग बारात लेकर वापस जा चुके थे, जबकि अब सब अंशुल को ऐसे देख रहे थे जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। अंशुल, क्या सच में तुमने सुमोना से शादी? सागर साहब ने उलझते हुए पूछा। अंशुल ने अपने आसपास निगाह दौड़ाई। बहुत कम मेहमान रह गए थे, बहुत सारे जा चुके थे। अंदर चलकर बात करते हैं पापा। ये लड़की अंदर नहीं जाएगी, अचानक से वीरेंद्र जी ने कहते हुए सख्ती से कहा तो सुमोना, जो बाप की बात सुनते ही दंग रह गई थी। क्या वाकई उसके पापा थे जो उस पर जान निछावर करते थे? आज घर की दहलीज से अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। इस वक्त वो घर के गार्डन एरिया के खूबसूरत लोकेशन में थे। ये सारी सजावट वीरेंद्र जी ने खुद अपने सामने करवाई थी। अपनी बेटी के लिए खास तौर पर वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। पर उनकी बेटी ने जो किया उसके बाद वो अब उनके लिए खास नहीं रही थी। पापा, नाम मत लो मेरा, गंदा लगता है। वो दुख और दर्द से बोले तो सुमोना की आंखों में आंसू भर आए
और तमाशा न लगे इसीलिए अगले ही पल वो सुमोना की कलाई को सख्ती से थामे अंदर बढ़ गया और सीधा ले जाकर स्टोर रूम में आकर सख्त ठंडे फर्श पर फेंक दिया। वो बैलेंस न रख पाई और जमीन पर गिरी थी। पलटकर उस खूबसूरत शानदार मर्द को देखा जो सबके सामने उसके लिए स्टैंड तो ले गया था, लेकिन उसकी सजा में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला था। तुमने जो कारनामा किया है ना, वो तुम्हारे माँ बाप के लिए गाली से कम नहीं। अब जब तक तुम जिंदा हो इसी काल कोठरी में रहोगी, समझी तुम? वो गुस्से से दांत पीसते हुए बाहर निकल गया और उसको स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से लॉक करता बाहर चला गया, जबकि वो रोती रह गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी, अगर वो बाहर रहती तो सबके सामने कितनी बातें सुनने को मिलती और शायद माँ बाप से थप्पड़ भी खाने को मिलते। कहने को वो किसी को पसंद करती थी और उसी के लिए घर से भागी थी, पर कोई नहीं जानता था सुमोना के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर वो घर से अपनी शादी के ठीक वक्त पर भागी तो कम से कम उस इंसान को उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, बल्कि उसे तो सुमोना को रिसीव करके साथ ले जाना चाहिए था। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यही बात अंशुल को बुरी तरह चुभ रही थी कि किस बेस पर उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। घर से सब लोग जा चुके थे, अब सिर्फ घर के लोग और अंशुल की फैमिली रह गए थे जो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। अंशुल ने उन्हें क्लियर कर दिया था कि उनके आपस में कोई शादी नहीं हुई है, बस लोगों के मुंह बंद करने के लिए उसने ये झूठ बोला था। जिस पर सागर जी ने एक नज़र बेटे की ओर देखा, जिसका गुस्से से बर्दाश्त करता चेहरा अच्छा खासा लाल हो चुका था। तो तुम शादी कर लो ना, इसमें बुराई क्या है? अपनी बात को सच साबित कर दो। अपने बाप की बात सुनता वो बुरी तरह चौंक कर उन्हें देखने लगा और फिर एक निगाह अपने जान से प्यारे वीरेंद्र अंकल पर डाली, जिनके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो अपने बाप की बात मान जाए। क्या आप सब लोग यही चाहते हैं? उसने एक साथ वहां मौजूद सबसे ही सवाल किया तो सबकी खामोशी पर वो सर झटकता, गहरी सोच में डूबता तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। और फिर अंशुल की हर बात मानते हुए कुछ ही देर में शादी का इंतजाम किया जाने लगा। शादी का इंतजाम क्या करना था, पहले से ही सारा इंतजाम था। बस पंडित जी चले गए थे जो अब उन्हें दोबारा कॉल करके बुलाया गया था। काल कोठरी का दरवाजा कुछ देर के बाद ही खुल गया। पापा, सुमोना को लगा कि उसके पापा होंगे, लेकिन सामने आरती जी को देखते ही उसके होंठ खामोश हुए और एक दूसरे से चिपक गए। मामा, वो उनके करीब जाने लगी कि आरती जी ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उनकी आंखों की सख्ती देखते हुए वो सहम गई। काश तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता तो आज इतनी बदनामी ना सहनी पड़ती। उनका अंदाज दुखी था। मामा, वो तड़प उठी। खबरदार जो मुझे माँ कहा। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुम जैसी बदकिरदार औलाद से। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी मेरे इस काम से? कैसी बेटी हो तुम, जिस बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया, तुम्हें खुश करने के लिए वो इंसान हर हद से गुजर गया। और तुमने क्या किया? उस इंसान को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। उनके शब्दों पर सुमोना का सर झुक गया। बस बहुत हो गया। तुम अपना रुतबा, अपना मान और अपना एतबार सब कुछ खो चुकी हो। वो अपने आंसू पोंछते हुए ठंडे शब्दों में बोली। कुछ देर में तुम्हारी और अंशुल की शादी है और प्लीज़ भगवान के लिए इस बार हमें शर्मिंदा मत करना, वरना इनकार की सूरत बाप को और मुझे जहर देकर मार देना, क्योंकि अब तुम्हारा इनकार तुम्हारे बाप को सीधा मौत के मुंह में ले जाएगा। फैसला कर लो, तुम्हारी शादी या फिर तुम्हारे बाप की अर्थी। मामा, वो तड़प उठी थी। कहा ना, नाम मत लो अपनी गंदी जबान से। तुम माँ बोलती हो तो माँ शब्द भी अब बुरा लगने लगा है। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे कोई रिश्ता रखा जाए। चलो मेरे साथ। वो गुस्से से उसकी कलाई थामे वहाँ से बाहर निकली। उसे लिए राहदारी से गुजरती बाहर लॉन में आ गई, जहाँ शादी की सारी तैयारियां पूरी थीं। उसे एक तरफ लाकर पटकने वाले अंदाज में बिठा दिया गया कि वो एकदम से सिसक उठी। पंडित जी ने शादी के मंत्र दोहराना शुरू कर दिए। वो बस अपने होंठ सीकर बैठ गई। उसे पता था जिस इंसान के नाम उसकी जिंदगी जोड़ी जा रही है, अच्छे से जानती थी उसने उसका जीना हराम कर देना है। बिना कुछ कहे उसने शादी की हर रस्म पूरी की थी। यही हाल अंशुल का भी था। होंठ भींचे वो चेहरे पर सख्ती लिए हर रस्म पूरी करता जा रहा था। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हुई थी। अंशुल ने आगे बढ़कर वीरेंद्र जी के हाथ थाम लिए और फिर झुककर उनका आशीर्वाद लिया। अगर उससे पूछा जाता कि तुम्हारे बाप और वीरेंद्र जी में से तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, तो शायद वो फैसला नहीं कर पाता, क्योंकि उसे वीरेंद्र जी से
अपने बाप से कम मोहब्बत नहीं थी और यही रीज़न था कि वो सब कुछ जानते हुए भी इस लड़की से शादी कर गया था, इसे अपने नाम के साथ जोड़ गया था कि बस उसके वीरेंद्र अंकल को कोई दुख ना हो। वीरेंद्र जी ने उसके हाथ थामते हुए एक ही बात कही थी, आज के बाद हमारा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं, ये जिए या मरे, तुम जो चाहे इसके साथ सलूक करो, हम में से कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मेरे लिए ये लड़की आज से मर गई। उनके ये सख्त कड़वे शब्द सुनकर सुमोना का वजूद बेजान हुआ था। आज से मेरी तरफ से मैंने तुमसे शादी करके इसका श्राद्ध कर दिया है। उनके शब्दों पर वहाँ मौजूद सभी की आंखें भीग गईं, जबकि सुमोना का झुका सर ऊपर न उठ सका। उसके तो कान साए साए कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनके फैसले के खिलाफ ना गया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए तो आरती जी भी एक नज़र दुल्हन बनी सुमोना को देखते हुए उनके पीछे पीछे चल दी। सागर साहब ने बेटे को कुछ समझाती हुई निगाहों से देखा था। वो जानते थे सुमोना का कसूर माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेटे को ही काम डाउन कर सकते थे, वरना कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी सख्ती से वो मासूम लड़की टूट जाती। खैर, वो मासूम अब किसी की निगाह में नहीं रही थी। सबके जाने के बाद वो सुमोना की तरफ मुड़ा और उसकी कलाई को सख्ती से दबोचते हुए खड़ा कर दिया। वो अपनी हिरनी सी नीली आंखें उस इंसान की आंखों में डाल गई। इससे पहले वो कुछ बोलती, अंशुल की आंखों में गुस्सा देखकर सहम गई। न जाने वो उसके साथ अब क्या सलूक करने वाला था। वो उसे बेदर्दी से खींचता हुआ अपने पोर्शन में ले गया था। दोनों के घर बस बराबर में बने हुए थे। लॉन में ही आने जाने के लिए एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था। उसे खींचकर ले जाते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में लाते उसने सुमोना को जोर से बिस्तर पर पटक दिया और दरवाज़ा लॉक लगाते उसकी तरफ बढ़ने लगा। सुमोना ने डरी सहमी निगाहों से उसे देखना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की आग देखते वो डरकर पीछे हटी कि अगले पल अंशुल को अपनी शर्ट के बटन खोलकर एक तरफ उछालते देखकर वो होंठ भींच कर रह गई। वही आम हफ्सी मर्द। वो कड़वे अंदाज में हंसी थी, जिस पर अंशुल और गुस्से से लाल हुआ था और उसे एकदम झटके से कमर में हाथ डाले उसका सर तकिए पर पटक दिया। बहुत हंसी आ रही है। बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है जो यूं मुस्कुरा रही हो। वो उसके मुस्कुराने पर गुस्से से लाल हो रहा था। तुम ना पहले मर्द हो ना आखिरी जो शादी करके अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने जा रहा है। अपनी जवान को लगाम दो। वो उसका जबड़ा सख्ती से दबोच गया कि वो दर्द से करहा भी न सकी। जबरदस्ती क्या होती है जानती हो? अगर उस पल में वक्त पर न पहुंचता तो गली के कुत्ते तुम्हें नोच रहे होते, तब तुम्हें पता चलता कि ये शब्द क्या होता है। वो गुस्से से फुनकारा था। तो तुम क्या कर रहे हो? वो भी बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालते बोली। तुम भी तो वही कर रहे हो ना, बस फर्क इतना होता कि वो गली के कुत्ते होते और तुम घर के। सुमोना। अचानक अंशुल का हाथ उठा, लेकिन वो हवा में ही रुक गया। वो जानता था सामने मौजूद लड़की भले जितनी मर्जी बहादुर बन जाती, वो उसके हाथ का थप्पड़ खाने के बाद बेहोश ही हो जाती। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसका एक थप्पड़ भी बर्दाश्त कर पाती, जबकि वो अपने शब्दों पर एकदम रुकी थी, पर उसके हाथ उठाने पर सहम भी गई थी। अंशुल ने पूरी ताकत से मुक्का बैट ग्राउंड पर मारा था। मेरा इतना बर्दाश्त मत आजमाओ, वरना अपने हाथों से गला घोंटकर मार दूंगा तुम्हें। वो इंतहाई सर्द और रहस्यमय अंदाज में बोलता तो वो इस बार चुप हो गई, जबकि वजूद कांप कर उसके डरने की गवाही दे रहा था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आऊँगा? वो उसे अब तिरस्कार की नज़रों से देखते हुए पीछे हटा था। है क्या तुम में ऐसा जो मैं तुम्हारे करीब आऊँ, जिसको देखते ही मेरा मन करे तुम्हारे करीब आने का? उसकी बात पर सुमोना के कानों से धुआं निकलने लगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम्हें अंशुल भाटिया अपनी संगत के पल दे। मेरी पत्नी बनने की तुम में एक भी क्वालिटी नहीं। तुमसे शादी तुम्हें पत्नी बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जान से प्यारे वीरेंद्र अंकल की इज्जत बचाने के लिए की है। वीरेंद्र अंकल के झुके कंधों को देखते हुए की है। पर तुम्हें क्या? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इस काम से मरे या जिए, तुम पर तो मोहब्बत का भूत सवार था ना, और अब इस भूत को बहुत जल्द उतार फेंकूंगा। वादा है मेरा तुमसे। वो पीछे होता नफरत और तिरस्कार से बोला, जबकि वो कांपते हुए पीछे की ओर सरकी थी। उतरो बेड से फौरन। वो अपनी टोन में वापस आया, लेकिन वो एक पल के लिए भी एक इंच भी टच से मस न हुई। तो वो दोबारा दहाड़ा, सुनाई नहीं दे रहा, उतरो। वो इतनी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि वो फौरन सहम कर बेड से नीचे उतर गई। चेंज करो ये ड्रेस। वो उसके पास आता उसके हुलिये को कहर भरी निगाहों से देखते बोला।
मुझे तुम सजते संवरते अब दिखाई ना दो, बिल्कुल सादगी में दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल सादगी मतलब बिल्कुल सादगी, सजना संवरना आज से बंद। जाओ अब चेंज करो। वो एक एक शब्द चबा चबा कर बोला था तो वो खामोशी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहाँ बहुत से सादा जोड़े मौजूद थे और बहुत ही हल्के जोन के घर की नौकरानियां भी नहीं पहनती थीं। लेकिन वो चुपचाप चेंज करती वो कपड़े पहन चुकी थी। ड्रेस चेंज करके बाहर आई तो वो खूंखार भेड़िया वहीं मौजूद था। एक नज़र उसे देखा जो आम से ड्रेस में भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रही थी। कोई शक नहीं था कि वो अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके भरे भरे लाल सुर्खी लिए गाल, जिस पर एक साथ एक लाइन में 2 तिल थे, और गहरी नीली आंखें। गर्दन के पास भी एक कातिल तिल था। वो हुस्न का जीता जागता सबूत थी। किसी को भी चारों खाने चित करने की सलाहियत रखती थी। लेकिन सामने भी अंशुल भाटिया था। उस पर सामने वाले के हुस्न का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसके लिए औरतों में सबसे बड़ी चीज जो जरूरी थी वो थी शर्मो हया, और सामने खड़ी लड़की उसकी नज़र में सिर्फ बेहया थी। ना तो तुम मुझे बेड पर नजर आओ और ना ही कौच पर, वहाँ नीचे कारपेट पर सोती नजर आओ, और कमरे से निकलने की हिम्मत भी मत करना। जियो या फिर मरो, इसी कमरे में रहोगी। तुम्हारी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें तुम तक पहुँच जाएंगी। मैं तुम्हें इस कमरे की दहलीज से बाहर न देखूं, समझी तुम? वो उसे बाजू से सख्ती से जकड़ते हुए बोला। तो उस वक्त तो वो सुमोना को सख्त जहर लगा। झटके से उसके बाजू छोड़ने पर वो काउच के पास नीचे कारपेट पर जाकर गिरी। कबर्ड से बेहद हल्का कंबल निकाल कर उसके मुंह पर मारा। इसे लो और चुपचाप सो जाओ, वो बहुत ही तिरस्कार के अंदाज में कहता सुमोना के साथ बहुत नागवार सलूक कर रहा था। सुमोना ने अब उससे कोई भी बहस करना जरूरी नहीं समझा। वो जिस तरह पहले उसको मारने के लिए हाथ उठा सकता था, अब अगर कोई बात ऐसी कह दी तो शायद सच में थप्पड़ मार दे, जबकि आज तक उसके बाप ने तो उसे फूलों से भी नहीं छुआ था। वो चुपचाप उस कंबल को खोलकर खुद पर लपेटती कारपेट पर दुबक कर लेट गई। उसके लेटते ही वो बाथरूम में घुसता शावर लेने लगा। अपना गुस्सा किसी सूरत कम होता महसूस न होते वो आंखें बंद कर गया, और वो सख्त उलझन में था। एक ऐसी लड़की को जिंदगी में शामिल कर चुका था जिससे वो सख्त नफरत करता था। उसकी हरकतों से वो तंग रहता था, और अब सारी जिंदगी उसे झेलना था। वो शावर लेकर नाइट ड्रेस में बाहर निकला तो वो सर तक कंबल लिए लेटी हुई थी। उसका कांपता वजूद महसूस करते वो एक पल के लिए रुका था, लेकिन फिर उसकी आज की हरकत याद करता अपना दिल फिर से सख्त कर गया। बाल सुखाता वो लाइट्स ऑफ करता बिस्तर की तरफ बढ़ा। मोबाइल उठाकर उस पर कुछ स्क्रॉल करने लगा। अब सब कुछ शांत लग रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे अब सब कुछ अंडर कंट्रोल हो, लेकिन फिर भी उसकी सिक्स्थ सेंस उसे कुछ और गलत होने का एहसास करा रही थी कि कुछ तो मिसिंग है। वीरेंद्र साहब को दवाई देते हुए वो उनके पास ही बैठ गई थीं। वो अपनी आंखें बंद कर गए। दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई, और इस खामोशी, इस सन्नाटे को वीरेंद्र साहब की कांपती हुई आवाज़ ने तोड़ा था। कहते हैं बहन और बेटी में फ़र्क होता है। बहन के लिए दिल सख्त लेकिन बेटी के लिए नरम हो सकता है। मैं इस बात को नहीं मानता था, लेकिन आज मानना पड़ा। वो बहुत दुख से कह रहे थे। तारीख खुद को दोहराती है आरती, तारीख ने खुद को दोहरा ही दिया। आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। वो दुखी हो रहे थे, आंखें भीग रही थीं, दिल में दर्द का तूफान उठ रहा था। आरती जी के पास शब्द भी नहीं थे कि वो कुछ बोल पाती। वो आंखें बंद किए अतीत में खोते चले गए। उनके बाप ने 2 शादियां की थीं। उनके बाप की दूसरी पत्नी से एक लड़की थी जो उनकी बहन थी, सौतेली बहन, जिसके साथ उन्होंने सख्त रवैया रखा। वो किसी से प्यार करती थी, लेकिन वो इंसान दूसरे धर्म से था। तो वीरेंद्र साहब ने शादी से इनकार कर दिया और अपनी बहन की शादी कहीं और तय कर दी। उसके साथ जोर जबरदस्ती की तो ठीक शादी वाले दिन वो घर से भाग गई, और फिर जब वो मिली तो उसे सख्त सजा दी। 2 साल तक उसे काल कोठरी में बंद करके रखा। उस इंसान को भी शहर से गायब कर दिया गया। वो बहुत रोई थी, लेकिन फिर वीरेंद्र साहब ने जरा भी बहन पर तरस न खाया, और 2 साल के बाद जोर जबरदस्ती से उससे डरा धमकाकर उसकी शादी काम से ख़ानदान में कर दी। लेकिन वो ज़्यादा समय बच न सकी, और कुछ ही समय में उनकी तलाक हो गई। वो तलाक लेकर वापस नहीं आई थी। इस बात को 20 साल गुजर गए थे, लेकिन आज भी वीरेंद्र साहब के दिल में पहले दिन की तरह ही एक एक पल उनके दिमाग में मौजूद था,
और आज जब अपनी बेटी घर छोड़कर भाग गई तो वो खुद गर्ज निकल गए और उनका जी न चाहा कि उसे काल कोठरी में अपनी बेटी को भी बंद कर दें। भगवान ने उन्हें दुनिया में ही सजा दे दी थी। वो समझ गए थे कि नियति कभी भेद नहीं करती। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी थी। आरती जी उनका दुख समझ रही थीं, लेकिन बिल्कुल चुप थीं। वो कल भी चुप थीं जब उनकी ननद पर पति ने जुल्म किया था। वो आज बेटी के साथ हुए जुल्म पर भी चुप थीं। उन्हें चुप रहना था। न जाने औरत कब तक चुप रहती। सख्त मर्दों के समाज में औरत को घुट्टी में ही पिला दिया जाता है, सब्र और बर्दाश्त करो। लेकिन वो ये सब अपनी बेटी को ना पिला सकी। उनकी बेटी सुमोना एक बेहद जिद्दी और गुस्सैली थी और अपनी मनमानी करती थी, और ये उसकी मनमानी का ही नतीजा था जो आज वो इस हाल में पहुंच गई थी। मामा, वो अचानक बुरा सपना देखते चीख मारते हुए उठी थी और घबराकर दरवाजे की तरफ भागी कि उसी पल अंशुल ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे वापस अपनी ओर जोर से खींच लिया। वो अभी तक लैपटॉप खोले उस पर काम कर रहा था और यूं सुमोना को चीख मारते देखकर चौंका था, और फिर उसका यूं भागना देखकर फौरन उठकर उसकी तरफ लपका। कहाँ जा रही हो? वही सख्त अंदाज। मेरी माँ, वो मेरी माँ, मुझे मुझे मामा को देखना है, मुझे जाना है। वो टूटे फूटे शब्द बोल रही थी। बकवास बंद करो और जाकर वापस अपनी जगह पर लेट जाओ। आधी रात को ये तमाशा लगाने की जरूरत नहीं। वो उसे वापस उसकी जगह लाता गुस्से से पटक चुका था। उसकी कलाई बुरी तरह मुड़ी थी। कल भी वो अपनी इसी कलाई पर गिरी थी। दोबारा उसी जगह चोट लगने से वो एकदम मरने वाली हालत में आ गई। तेज दर्द से तड़पते वो अपना सर घुटनों में रखे दाएं बाएं करने लगी, जबकि एक हाथ से अपनी कलाई जकड़े बुरी तरह से सिसक भी रही थी। उसका यूं दर्द से बिलबिलाना देखकर अंशुल खुद को रोक न पाया और घुटनों के बल बैठता उसकी कलाई को थामे झटके से मोड़ गया। वो चीख मारते उसके सीने से लग गई। अब वो घुट घुट कर रो रही थी। अंशुल ने न चाहते हुए भी बड़े धीरे धीरे से उसे खुद से अलग किया था और उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखता चुपचाप वापस बिस्तर की तरफ बढ़ गया। उसके रोने में कमी आ गई थी, लेकिन वो अब काउच के साथ टेक लगाते कहीं खाली दीवारों को घूर रही थी। मैंने तुम्हें सोने को कहा है, नींद नहीं आ रही? बिना उसकी तरफ बोले, बिना उसकी तरफ देखे वो बिना किसी भाव के बोली थी। क्या चाहती हो? रात भर जागना है? कहती हो तो नींद न आने की वजह दे दूं? अब की बार उसके अंदाज में कुछ और ही छुपा था। वो एक नज़र अंशुल को देखते हुए आंसू पहुँच गई। मैं आपके टाइप की नहीं हूँ, मैं आपके टाइप की लड़की नहीं हूँ अंशुल भाटिया। मैं आपको सूट नहीं करती, एक चरित्रहीन लड़की। उसके बात पर अंशुल को फिर गुस्सा आया। बिल्कुल, तुम बाकी मेरे टाइप की नहीं हो, लेकिन बहुत जल्द मेरे टाइप की लड़की इस बिस्तर पर मेरे करीब होगी, मेरी बाहों में। लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी जगह वहीं होगी जहाँ इस वक्त अभी तुम मौजूद हो। वो भी लगे हाथों उसका दिल बुरी तरह से तड़पा गया था। वो बिना एक शब्द कहे रुख पलट कर लेटती अपनी आंखें बंद कर गई, जबकि अंशुल को बेकार में ही अब गुस्सा आने लगा। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। वो सारा दिन कमरे में बंद रहती, बल्कि बाहर से दरवाज़ा लॉक रहता। उसके खाने पीने की ज़रूरत का सामान उस तक नौकरानी पहुंचा जाती और फिर से दरवाज़ा लॉक करके चली जाती। और इस सब पर सुमोना ने कभी कोई विरोध नहीं किया। उसे तो अब किसी से भी कुछ भी नहीं कहना था। कितने दिन होने को आए थे, उसके माँ बाप तो उसे ऐसे भूल गए थे जैसे वो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। उसने बहुत बार सोचा कि वो असल सच्चाई सबको बता दे, लेकिन किसी ने उसे कुछ पूछना जरूरी ही नहीं समझा था। और फिर अंशुल, वो भी तो उसे किस कदर दूर दूर रहता था। ये दुख, ये दर्द सबसे ज़्यादा जानलेवा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा जानलेवा एक दुख उसे और मिलने वाला था। वो कुछ देर पहले ही नौकरानी का दिया खाना टेबल से उठाकर कारपेट पर जा बैठी थी और चुपचाप पेट भर रही थी। उसे बहुत ही कम खाने को दिया जाता था, कभी उबले चावल और साथ में पानी, और कभी आधी रोटी के साथ दाल और पानी। शुरू में वो इस सब के खिलाफ बहुत बोली थी और अंशुल से लड़ी भी थी, लेकिन उसने इतने बुरे शब्दों में उसकी खुददारी की धज्जियाँ उड़ाई थीं कि वो फिर कुछ बोल ही नहीं पाई। तुम बहुत ही बुरे और जालिम इंसान हो। मेरे खाने पीने पर भी तुमने पाबंदी लगा दी। भगवान इतने जुल्म और बेदर्दी का बदला तुमसे जरूर लेगा। हो गया तुम्हारा भाषण, अब मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरा घर है, और तुम तो भगवान का धन्यवाद करो तुम्हें अपनी मेहनत की जायज़ कमाई से ये खाने को दे देता हूँ, वरना जी तो चाहता है कि किसी भिखारी को दे दूँ। कम से कम वो दुआ देकर जाएगा, तुम्हें देकर तो ख़राब ही कर रहा हूँ।
और तुम किस हक से हक की बात कर रही हो? भाग गई थी ना, तो फिर कौन सा हक बचा? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ये सब बातें करते हुए। वो उसकी बातें सुनते उस दिन बहुत रोई थी और फिर सोच लिया था कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर अपने आंसू पीते हुए भगवान जी से बातें करने लगी। उस दिन माफ़ कर दूंगी जिस दिन खुद ही इंसान अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा। लेकिन उसने पक्का तय कर लिया था आज के बाद वो कुछ भी नहीं बोलेगी। जब माँ बाप ने ही रिश्ता तोड़ दिया, फिर उसे बेहिस और दुश्मन से क्या शिकवा करना। उसने उबले चावल के निवाले बनाकर मुंह में रखा, साथ में पानी का एक एक घूंट भरती रही। उसे ये खाना खाने की कहाँ आदत थी। वो तो अपनी पसंद के खाने बनवा बनवा कर खाया करती थी। ये उबले सूखे चावल उसके गले के नीचे नहीं जाते थे, तो वो पानी के सहारे इन्हें खाती थी। लगभग उसे यहाँ कैद हुए 2 महीने हो गए थे और अब उसने उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बना लिया था। अक्सर रातों को वो कमरे में नहीं आता था। वो सारी रात डरकर गुजार देती, लेकिन उसके ना होने के बावजूद भी वो न सोफे पर सोई न उसके नरम बिस्तर पर। वो खुद को इसके काबिल ही नहीं समझती थी या उस इंसान को खुद के काबिल नहीं, ये तो वही जानती थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर आने वाली एक लड़की थी जिसका नाम श्रेया था। उसके साथ ही चलता हुआ अंशुल भी अंदर दाखिल हुआ। वहाँ अंशुल, आपका कमरा तो बहुत प्यारा है, वो लड़की खुशी से चहकते हुए बोली, जबकि सुमोना का निवाला बना हाथ वहीं थम गया। इन 2 महीनों में कम खाने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसका रंग रूप तो बिल्कुल मुरझा गया था, लेकिन उसका वजूद जो पहले भरा भरा हुआ करता था, अब एकदम से वो पतली दुबली हो गई थी और अपनी उम्र से कुछ कम ही लगने लगी थी। कैसा लगा कमरा मेरी जान को? एक नज़र सामने बैठी सुमोना को देखते हुए वो श्रेया की तरफ घूमा था। लेकिन अंशुल, जब मैं इस रूम में आऊँगी तो अपनी मर्जी से सब कुछ सेटिंग चेंज करूँगी, वो इतराकर बोली थी। जैसे तुम चाहो, वो भी धीमा सा मुस्कुराया, जबकि सुमोना लगातार श्रेया को घूरे जा रही थी। वैसे हमारी शादी के बाद जब मैं इस कमरे में दुल्हन बनकर आऊँगी तो इसे कहाँ सेट करेंगे? वो उसके जरा सा करीब होती उसके कान में झुककर बोली कि उसके होंठ अंशुल के कान की लौ से टकराए थे। हमारी हवेली में काल कोठरी है, इन जैसों की जगह वहीं है, डोंट वरी। वो उसका हाथ थामे दरवाजे की तरफ बढ़ा था। श्रेया, अचानक से सुमोना की आवाज़ सुनते जहाँ अंशुल दंग हुआ था, वहीं श्रेया का रंग उड़ा था। वो हाथ साफ करती उसके करीब आई। जिस दिन तुम इसकी दुल्हन बन के आओगी ना इस कमरे में, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। समझो, मेरी होली दिवाली होगी उस दिन। 2-2 खुशियाँ मिलेंगी एक साथ। सुमोना के चेहरे पर मुस्कान थी। कमजोरी के बावजूद भी उसका चेहरा दमक रहा था। अंशुल को उसके सामने श्रेया बहुत कम लगी। पूछोगी नहीं कैसी खुशी? चलो मैं बता देती हूँ। एक तो इस कमरे से रिहाई हमेशा हमेशा के लिए। इस कमरे से वो काल कोठरी मुझे स्वर्ग से कम नहीं लगेगी। उसकी बात पर अंशुल ने होंठ मींच लिए। और दूसरी खुशी, जो जैसा होता है उससे वैसा ही वर मिलता है। तुम इनको और ये तुम्हें डिजर्व करते हैं। एक जैसे हो तुम दोनों। सुमोना के शब्दों में नफरत और तिरस्कार क्या कुछ नहीं था। अंशुल को उसके इतने एटीट्यूड पर एकदम से गुस्सा आया था। वो 2 महीने में उसे इतनी तकलीफ देने के बाद भी उसकी अकड़ को तोड़ नहीं पाया था। श्रेया ने दांत पीसते हुए एक नज़र उसे और फिर अंशुल को देखते वहां से कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। अंशुल भी उसे घूरता हुआ दरवाज़ा लॉक करता बाहर चला गया, जबकि वो वापस कारपेट पर आकर बैठी अपना खाना ख़त्म करने लगी, बिल्कुल किसी शांत अंदाज में। लेकिन जानती थी अब कुछ ही देर के बाद वो ज्वालामुखी बना अंदर आएगा, और वैसा ही हुआ। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा लॉक किया। वो जो बर्तन समेट रही थी उसे ज्वालामुखी अंदाज में अपनी तरफ बढ़ता देखकर रुक गई। उसको बालों से जकड़ता उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। क्या समझती हो तुम खुद को? कौन डिजर्व करता है मुझे, अब तुम मुझे बताओगी? उसका लापरवाह अंदाज अंशुल को सुलझाने के लिए बहुत था। झटके से उसके बाल छोड़ता वो उसे नरम बिस्तर पर जाकर गिरी थी। कितने लंबे अरसे के बाद उसने ये नरमी महसूस की थी, तो वो कड़वे अंदाज में हंस पड़ी। पूरी दुनिया में आपको यही मिली थी, पर आपका भी कसूर नहीं। इंसान के बड़े बोल उसके आगे आते हैं। वो अब भी उसका खून जला रही थी। क्या कहना चाहती हो तुम? क्यों मरना है मेरे हाथों से? कंधों से झंझोड़ते हुए अपने सामने कर गया। हाँ, मरना है मुझे, मार दो मुझे, जान छूटे आपकी भी और मेरी भी। अब की बार वो पागलपन के अंदाज में चिल्लाई। अपनी आवाज़ नीची रखो, वरना गले से खींच लूँगा। इतने दिनों के बाद फिर से दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।
वरना तो आपस में बात करना ही बंद कर चुके थे। इतनी आसान मौत तो कभी नहीं दूंगा तुम्हें। जो जिल्लत तुमने दी, अभी तो उसका एक हिस्सा भी तुम्हें वापस नहीं दिया गया है। और जो जिल्लत आपको शरिया से मिलने वाली है ना, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी बराबर बोली थी। बको मत, जो कहना है साफ साफ कहो। वो माथे पर बल डाले बोला, ये तो आपको वक्त बताएगा। तो तुम बता दो ना। वो उसकी नाजुक सी कमर में अपनी उंगलियां घुसाता, उसकी नाजुक कमर में अपना दिल डूबता महसूस कर रहा था। इन 2 महीनों में एक पल के लिए भी वो उससे लापरवाह नहीं रह पाया था। यहाँ तक कि घर का कोई भी इंसान उससे लापरवाह नहीं था। पर अंशुल ने उसे शादी की शर्त ही यही रखी थी कि कोई भी अब उसके और सुमोना के मामले में नहीं बोलेगा। वो उसके साथ जो चाहे जैसा चाहे सलूक करे, और सबने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। ये और बात थी कि माँ बाप दोनों ही उसकी शक्ल देखने को तड़पते थे। 2 महीने से उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को नहीं देखा था। अंशुल की शर्त पर होंठ सिए रखना उनकी मजबूरी थी, लेकिन अंशुल ने उसे हर तरह से तकलीफ पहुंचाने पर भी वो चुपचाप उसकी हर तकलीफ सहती जा रही थी, और उसने जबान बिल्कुल सी रखी थी। ये बात अलग थी कि अंशुल को वो पहले से भी ज़्यादा दिल पर लगने लगी थी। वो चाहता था वो कुछ बोले, अपने किए पर शर्मिंदा हो, माफ़ी मांगे। वो उसे माफ़ कर देगा, उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे देगा। वो उसकी पत्नी थी, उसकी जायज रिश्ते में बंधी पत्नी, और जो कुछ उसने किया उसकी अच्छी खासी सजा भी उसे मिल चुकी थी। पर वो ये नहीं जानता था वो इन 2 महीनों में कितना बदल गई है। उसके लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता था, अपनी जात भी नहीं। उसकी ये खामोशी ख़त्म करने के इरादे से ही वो शिरिया को लेकर आया था, ताकि वो जेलस होते हुए उसे रोकने की कोशिश करे। पर वो तो उसे खुली छूट देती पीछे हट गई थी, और ये बात अंशुल को और भी सुलगा गई। मुझे सिर्फ 2 घंटे हुए थे गए हुए, और तुमने मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर ढूंढ लिया था, क्योंकि तुम अंशुल भाटिया हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन वही इंसान अपनी होने वाली पत्नी का बैकग्राउंड नहीं जान पाया। हैरत की बात है, वो उस पर तंज कर रही थी और वो उसे चुपचाप देखे जा रहा था। तुम जानती हो उसे? वो उसे और अपनी सांसों के करीब कर गया। सुमोना का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। इन 2 महीनों में एक बार भी उसने उसके करीब आना तो दूर, उसे छूना तो दूर की बात, देखा तक नहीं था। और अब उसका इतना शिद्दत भरा स्पर्श वो खुद पर महसूस करती, अपने जिस्म में सनसनाहट सी महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसकी बात को सुनती वो तंजिया अंदाज में हंसी। कभी नहीं बताऊंगी, उसके कान में घुसकर बोलती वो धीमे से सरगोशी कर गई। वही कान जिसमें थोड़ी देर पहले शिरिया ने सरगोशी की थी। और अब की बार वो बोलती अपने होठों का स्पर्श उसके कानों पर छोड़ गई थी। अंशुल ने खुद पर बर्दाश्त करके उसके स्पर्श को अपनी रूह में उतरता महसूस किया। तुम जान से जाओगी मिसेज अंशुल भाटिया। वो उसे और भी अपनी सांसों से करीब कर गया, इतना करीब कि वो उसके होठों से कुछ ही दूर था। जबकि सुमोना आंखें फैलाए हैरत से उसे देखने लगी। उसके शब्द मिसेज अंशुल भाटिया सुमोना के कानों में धमाके से कर रहे थे। तो क्या वो उसे अपनी पत्नी मान रहा था? सुमोना को लगा उसने गलत सुना है। छोड़े मुझे। वो कसमसा कर दूर होने लगी कि वो उसके और अपने बीच के 1 इंच के फासले को भी मिटा गया, और दोनों अब यूं खड़े थे कि हवा का गुजर भी मुमकिन नहीं था। सुमोना में तो इस पहाड़ को अपनी जगह से हिलाने की भी हिम्मत न थी। जो उसकी खुराक थी वो तो उसके एक थप्पड़ की मार थी। छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो, उसने चैलेंजिंग अंदाज में कहा। मुझे पेन हो रहा है, वो भीगे शब्दों में बोली। मुझे भी 2 महीने से दर्द हो रहा है। उसका एहसास है तुम्हें? वो नाराजगी से बोला। कौन सा दर्द? दर्द तो आपने मुझे दिया, बिना मुझसे मेरी सफाई मांगे। मुझे सबने सजा दे डाली। 2 महीने से सबने रिश्ता तोड़ कर रखा है। आपने मुझसे शादी कर ली क्योंकि आपको ख़ानदान की इज्जत बचानी थी और महान बनना था। ख़ानदान की इज्जत बच गई और आप महान भी बन गए, लेकिन सुमोना मर गई। वो हिचकी लेते बोली। वो उसकी बातें सुनता होंठ को चल गया। उसे उसकी बातों से तकलीफ़ हुई थी। तुमने भागकर जो संगीन गलती की है उसकी सज़ा जानती भी हो? वो बोला तो सुमोना तंजिया हंसी थी। हाँ, सारी ज़िंदगी इस कमरे में कैद रखोगे और मुझ पर मेरी ज़िंदगी तंग कर दोगे, और एक दिन आएगा जब सुमोना मर जाएगी। इस कमरे से सुमोना की लाश निकलेगी। पर कसम है आपको, जिन माँ बाप ने मुझे यूं फेंक दिया उन्हें मेरा आखिरी बार चेहरा मत देखने देना। वो इतनी ज़्यादा कड़वी हो जाएगी अंशुल ने सोचा तक नहीं था। उसके मरने की बात पर जैसे अंशुल के दिल को कुछ हुआ था। वो अंदर से तड़प उठा।
और वो एक पल में ही उसके होंठों पर झुकता, उसकी सांसों को इनहेल करता उसे बेबस कर गया। अजीब लड़की हो तुम, दिल भी खुद दुखाती हो और फिर मासूम भी बन जाती हो। वो उसके माथे के साथ माथा जोड़ते गहरा सांस भरते बोला। सुमोना का शरीर बेजान हुआ था। वो तो उसे अंशुल ने थाम रखा था, वरना अब तक वो जमीन पर गिर चुकी होती। थोड़ी देर के बाद वो कांपते हुए होंठों से बोली थी, एक नाजुक सी लड़की जिसके माँ बाप ने पहले दिन से उसके लाड, उसके नाच नखरे उठाए, उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी की कि वो खुद को परियों जैसा समझने लगी थी। और फिर एक दिन माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, बिना उसकी रजामंदी जाने। बहुत गुस्सा आया। एक बार पूछ तो लेते, जान तो लेते उनकी बेटी के दिल में क्या है, क्या वो इस रिश्ते से खुश है। माँ को बोला कि मत करो शादी। नहीं दिल राजी, पर माँ ने बाप की इज्जत की दुहाई दे दी और फिर वो लड़की मान गई, राजी हो गई, क्योंकि वो लड़की जिस वजह से शादी के लिए मना करने को बोल रही थी वो वजह ख़त्म होती दिखाई दी। अंशुल बहुत ध्यान से उसे सुन रहा था। अचानक अगले पल उसने सर उठाकर उसे देखा। फिर बोली, अगर भागना ही होता तो वो लड़की पहले क्यों ना भागी। जब उसके पास बेशुमार मौके आए वो पहले भी तो भाग सकती थी ना। फिर शादी वाले दिन ही माँ बाप की इज्जत को रोल कर क्यों भागी, वो भी अकेली। जिसकी खातिर भागी वो कहाँ था? क्या इन 2 महीनों में उसने तलाश नहीं किया उस लड़की को जिसको उसने भगाया? अंशुल के हाथों की पकड़ उसकी कमर से हट गई। सुमोना ने एकदम से उसके कॉलर को गुस्से से थामा, वरना वो जमीन पर गिर जाती। कौन सा डाटा मिला तुम्हें मेरे मोबाइल से इन 2 महीनों में कि मैं चरित्रहीन साबित हो गई? उसका एक एक शब्द सच्चा था। फिर तुम क्यों भागी? अंशुल को उलझन हुई। अब की बार वो फिर से तंजिया मुस्कुरा दी। नहीं बताऊंगी, जो करना है कर लो। मैं अपने ना किए की सजा भुगत चुकी हूँ और भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर अब कुछ नहीं बताना। वो उसका गिरेबान झटके से छोड़ती पीछे हटी कि लड़खड़ाकर गिरने लगी। अंशुल ने फिर से उसे थाम लिया। छोड़े मुझे, हमदर्दी नहीं चाहिए। जाइए कर ले श्रेया से शादी और अपनी ज़िंदगी को अपने तौर पर जिए। खुशियाँ मनाएं, जश्न मनाएं। मुझे बता दीजिएगा कब रूम खाली करना है। वो पलट रही थी कि अंशुल के दिल पर एक चाबुक सा पड़ा और झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ते उसके होंठों पर फिर से शिद्दत से झुका था। मुझे बताओ क्यों भागी थी? अपनी शिद्दत भरा स्पर्श उस पर छोड़ते हुए वो बिस्तर पर ले आया। अगर इस तरह करीब आएंगे तो कुछ भी नहीं बताऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। वो धमकी देते जरा सा पीछे सरकी। लगाऊंगा भी 2 कान के नीचे। वो तकिए पर अपना सर गिराता उसका सर अपने सीने पर रख गया। वो सर उठाए उसे हैरानी से देखने लगी, जिसके अंदाज ही आज बदले बदले से थे। कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया? वो आंखें बंद करते गहरी सोच में था। सुमोना ने पीछे हटना चाहा कि वो उसे और भी करीब कर गया। इन 2 महीनों में तुम्हारा मोबाइल मेरे पास था, कभी खोलकर चेक नहीं किया उसे। वो वो उसकी तरफ करवट लेता धीरे से उसके गालों पर उंगली से ट्रेसिंग कर रहा था। सुमोना का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक तरफ दिमाग कहता खोलकर चेक करूं, किस लिए भागी थी। फिर दिल कहता नहीं, सुमोना एक पवित्र और साफ लड़की है। वो उसे आज अपनी फीलिंग्स बता रहा था और वो बिल्कुल बेसुध लेटी उसे बिना पलक झपके देखे जा रही थी। वो अब कौन से राज का खुलासा करने वाला था? फिर न जाने क्या दिल में आया। 3 दिन पहले तुम्हारा मोबाइल ओपन किया, चार्जिंग ख़त्म थी तो चार्जिंग पर लगाया। फिंगर से ट्रेसिंग करता अब उसकी गर्दन पर और फिर धीरे धीरे वो नीचे की ओर जा रहा था। उसकी खूबसूरत धड़कनों का उतार चढ़ाव महसूस करता वो अपने आप पर कंट्रोल खो रहा था। और फिर तुम्हारे यहाँ से भागने का राज तो ना खुला, लेकिन एक राज और खुल गया। वो उसके हाथ पर अपना हाथ एकदम से रख गई, जो नीचे की तरफ शरारत करता हुआ जा रहा था। सुमोना की सांसें रुकी हुई थीं। अंशुल ने गहरी निगाहों से उसकी ओर देखा। अगले ही पल उसके ऊपर हुआ। मैं नहीं जानता था मुझ जैसा सड़ियल, गुस्सैल और खड़ूस तुम्हें इतना अच्छा लगता है। वो अब की बार धीमी आवाज़ में सरगोशी करता उसे बहुत कुछ जता गया था। सुमोना की आंखों से आंसू बहते तकिए में कहीं खोने लगे। अंशुल ने धीरे से झुकते उसकी आंखों पर होंठ रख दिए। इतना प्यार करती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो उसके गाल के साथ अपनी हल्की बियर्ड रब करता उसे सिसका गया। नहीं, नहीं करती प्यार। वो मना करने लगी तो वो शिद्दत से उसके गाल पर काट गया। ऐसे कैसे नहीं करती? तुम्हारे मोबाइल में अपने नाम का फोल्डर चेक कर चुका हूँ और पूरी गैलरी मेरी तस्वीरों से भरी पड़ी है और तुम इनकार कर रही हो।
वो अचानक ही उसकी गर्दन पर लब बाइट बना गया और वो तड़प गई। अब जल्दी से बताओ भागी क्यों, वरना इतना बड़ा सच जानकर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। क्या करेंगे आप? वो लड़खड़ाती आवाज में पूछती उसे अपनी तरफ और उकसा रही थी। तुम्हारी रूह में समा जाऊंगा, ये जानकर कि तुम्हारी नस नस में मैं समाया हुआ हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारे करीब आने के बाद मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा? वो उसकी धड़कनों पर अब की बार पकड़ जमाता उसे सहमा गया था। नहीं अंशुल, प्लीज़ नहीं। वो डर रही थी कि वो अगले ही पल अपनी शर्ट निकाल गया और उसके हैवी मसल्स देखते सुमोना के रोंगटे खड़े हुए थे। पागल हो गए हैं, हटे मुझसे। वो एकदम पैनिक हुई थी तो अंशुल ने उसके होठों पर पकड़ जमाते उसकी शर्ट के अंदर हाथ घुसाते उसकी नाजुक। वो एकदम से सिसक उठी। अभी भी वक्त है, बता दो, वरना आगे जो होगा वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। वो उसकी शर्ट को ऊपर की ओर करता उसकी नाजुक सी खूबसूरत बेली बटन पर होंठ रखता वहाँ से जबान से उसे महसूस करने लगा। सुमोना की सिसकी उभरी थी। क्या हुआ? मज़ा आया या फिर दर्द? वो एक आंख बिंक करता पूछ रहा था। सुमोना को यकीन नहीं आ रहा था कि वो वही अंशुल है या फिर कोई और। मैं जान ले लूँगी आपकी, वो उसको बाजू पर मुक्का मारती बोल रही थी। जान तो अभी मैं निकालूंगा तुम्हारी। वो ऊपर होता एक ही झटके में शर्ट को उसके वजूद से अलग। अंशुल, वो हकलाते हुए उसे देखे गई, जिसने लाइट तक ऑफ करने की ज़रूरत महसूस न की। लेकिन उसे देखता महसूस करता वो एकदम से अफसोस कर आई एम सॉरी। वो उसके कमज़ोर से वजूद को देखता खुद को कसूरवार ठहरा रहा था और उसके होंठों से निकलने वाली माफ़ी के शब्दों पर सुमोना दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज़्यादा। आपको मेरा कोई एहसास नहीं, इतना टॉर्चर किया। अगर मैं मर जाती तो? भगवान न करे। मेरी जान। वो ऊपर होता भींचकर उसे अपने सीने से लगा गया। उन दोनों के दिल एक ही लय में धड़क रहे थे। धड़कनों का मिलन अजीब से एहसास से दो चार कर गया था। अच्छा सुनो, नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन इतना तो बोल दो कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सच है? उसकी आधी बंद पलकों को देखते वो धीरे से बोला तो वो उसके सीने में छुप गई। अंशुल का अंग अंग सुकून में डूब चुका था। वो उसे तकलीफ दे देकर एक भी दिन सुकून का नहीं जिया था। उसका यूं भाग जाना ही अंशुल को तड़पा गया था। उस लड़की से उसे चाहत शादी से पहले नहीं थी। हाँ, शादी के बाद एकदम से वो उसके दिल पर कब्जा जमा चुकी थी। वो उसकी भीगी पलकों पर होंठ रख गया, लेकिन उसकी नाजुकी देखी तो मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर गया और पीछे हट गया। कहाँ तो उसका करीब आना सुमोना को तकलीफ दे रहा था और कहाँ अब एकदम से उसका पीछे होना भी सुमोना को बुरा लगा था। क्या हुआ? मायूस हो गए? वो अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ती उसे बर्दाश्त के कड़े मरहले पर पहुंचा गई थी। पागल हो गई हो? मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा? उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ता उसे खुद से लगा गया। बेकार की सोचें मत पालो, बेकार की सोचें मत पालो। याद होगा तुम्हें क्या कहा था तुमसे कि बीबी उसे बनाऊंगा जो मेरे स्टैंडर्ड की होगी। वो उसके बालों में हाथ फेरता गंभीर शब्दों में बोला। तभी पीछे हट गए ना? वो शिकवा करते अंदाज में बोलती उसे चौंका गई। सह पाओगी मुझे? वो उसके करीब होता गंभीर शब्दों में सरगोशी कर गया तो सुमोना के रोंगटे खड़े हो गए। कोई शक है? अचानक से उसकी बात पर अंशुल ने दाद देती नज़रों से उसे देखा। वो उसके माथे पर होंठ रख गया। इन 2 महीनों में तुम कितनी कमज़ोर हो जाओगी मुझे अंदाज़ा नहीं था, और इतनी जिद्दी होगी ये भी अंदाज़ा नहीं था। मतलब? वो उसके सीने पर सर रखे पूछने लगी तो वो उठकर साइड दराज खोल गया और फिर कबर्ड के अंदरूनी पट खोल दिए, जिन्हें आज तक सुमोना ने छुआ भी नहीं था। वहाँ ढेरों खाने पीने की चीज़ें देखकर सुमोना दंग रह गई। स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स और कबर्ड के तरफ रखा एक छोटा सा रूम फ्रिज, जिसे बस वो हसरत से देखती रहती थी, कभी भी खोलने की कोशिश नहीं की। उसमें तरह तरह के खाने की ढेरों चीज़ें देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब तुम्हारे लिए था सुमोना, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुमने तो देखना भी गवारा नहीं किया। मैं रातों को कमरे में नहीं आता था ताकि तुम सुकून से बेड पर लेट सको, लेकिन सुबह जब देखता था तुम नीचे ज़मीन पर ही सो रही होती थी और बेड की चादर पर एक भी सिलवट नहीं होती थी। माना जालिम हूँ, लेकिन इस कदर जालिम नहीं था। वो अपनी गलती मान रहा था। उसे प्यार से बाहों में भरता, फ्रिज के पास आता, वहाँ से जूस निकालता, उसकी तरफ बढ़ा गया। सुमोना ने रोती आंखों से जूस होंठों से लगा लिया। ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स लेता वो उसके पास बिस्तर पर आ गया, जो अब कंबल में घुसी हुई थी। शर्ट पहन लो, ठंड है। वो उसे सिर्फ पैंट में घूमते देखकर कहे बिना न रह सकी। तो आखिर बोल ही दिया तुमने।
तुमसे खुद को गर्म करूँगा ना, तुम हो ना मेरे साथ। उसकी नाक के साथ नाक रब करता वो उसे बहुत प्यारा लगा। बड़े प्यार से उसे खुद में समेटता हुआ वो उसके सारे गिले शिकवे दूर कर गया था। उस रात दोनों ने एक दूसरे की खताओं को माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। वो माँ बाप के सीने से लगी तो उनको एक सुकून सा मिला और 2 महीनों में वो भी सब कुछ भुलाए बेटी को गले लगा चुके थे। वो भी अपने माँ बाप को देखने के लिए तड़प रही थी। सारी नाराज़गी भुलाए वो माँ बाप को भी माफ़ कर चुकी थी। और फिर एक राज खुला, क्योंकि सभी जान गए थे सुमोना अंशुल से मोहब्बत करती थी। लेकिन अंशुल की उसकी तरफ से लापरवाही और गुस्सा देखकर वो कभी उसकी तरफ बढ़ न सकी। और यही वजह थी कि वो अपने बाप के तय किए गए रिश्ते से राजी हो गई थी। फिर वो भागी क्यों, ये पहेली भी हल हो ही गई। पापा, नेहा बुआ याद है ना आपको? सबके कान खड़े हुए। उन्होंने धमकी दी थी मुझे कि अगर मैं शादी से ना भागी तो वो मामा को जान से मार देंगी। उसके खुलासे पर सबको जैसे सांप सूंघ गया। क्या मतलब? कैसे कांटेक्ट हुआ उसका तुमसे? और फिर सुमोना ने सारी हकीकत खोल दी। श्रेया उसकी दोस्त जो नेहा की बेटी थी, जो अपनी माँ की साजिश का हिस्सा थी। उसके जरिए वो सुमोना की ज़िंदगी से खेलने लगी। उन्हें तो यही लगा कि सुमोना को उसके इस कदम पर घर वाले जान से मार देंगे। लेकिन अंशुल ने शादी कर ली। यहाँ भी नेहा ने मात खाई। लेकिन जब ये पता लगाया कि सुमोना अंशुल की कैद में है तो नेहा ने बहुत चालाकी से श्रेया को अंशुल की ज़िंदगी में साजिश के तहत शामिल कर दिया। अंशुल जानबूझकर सुमोना को जलाने की खातिर श्रेया को बाहर से लेकर आया था। सुमोना के सब्र का बांध टूटा और उसने सब कुछ बताने का फैसला किया, जिसे अब तक जानबूझकर अपने सीने में राज रखा था। नेहा इतना गिर जाएगी, मेरी बेटी को इस्तेमाल करेगी, मैंने सोचा नहीं था। आरती जी बेटी को गले लगाते अफसोस से बोली। सब घर वालों ने सुमोना से माफ़ी मांगी थी, जिन्होंने बिना उससे सफाई मांगे उसे सज़ा सुना दी थी। सुमोना ने भी अपने घर वालों को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था। वो जो बचपन से ही अंशुल से मोहब्बत करती आ रही थी, लेकिन उसके सख्त रवैये की वजह से कभी उसकी तरफ कदम न बढ़ा सकी, आज उसे उसका प्यार मिल चुका था और उसके सदके उसने अपनी सारी तकलीफ़ों भरे दिन भुला दिए थे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।